आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है, कौन कौन सी स्पीड पे। तो आपको पता है कि जब आप अपने सराउंडिंग में देखें तो रिएक्शन जो है, डिफरेंट रिएक्शन डिफरेंट स्पीड पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। अब जब हम स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो उसे हम स्टडी करते हैं काइनेटिक्स में। आपने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी किया होगा। दोनों में हम मोशन को या स्पीड को स्टडी करते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस आता है फिजिक्स में हम लोग कॉजेस के बारे में नहीं पढ़ते कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है मोशन पे, लेकिन यहाँ पर हम जब काइनेटिक्स ही पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में काइनेटिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग उसके कॉजेस के बारे में भी पढ़ते हैं। अब जो रिएक्शन है, मतलब काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, हम लोग इसमें 3 टाइप्स के रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, या हम इसे रफली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन है वेरी फास्ट रिएक्शंस, सेकंड वन है मॉडरेट रिएक्शंस, और थर्ड वन है स्लो रिएक्शंस। अब जो रिएक्शंस वेरी फास्ट का मतलब है जो नैनो सेकंड्स में हो जाए। जैसे ही हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हमने कंबाइन किया, रिएक्ट करवाया, फौरन से रिएक्शन हो गया। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं ये बहुत फास्ट रिएक्शंस है। मॉडरेट रिएक्शंस हैं जो थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो हाइड्रोलिसिस के जितने भी रिएक्शंस हैं वो मॉडरेट रिएक्शंस में आते हैं। उसके बाद स्लो रिएक्शंस हैं जो काफ़ी ईयर्स लग जाएं, जिसे अगर हम उसमें कोई कैटलिस्ट ऐड करें तो उसकी स्पीड को हम इंक्रीज कर सकते हैं, वरना मोस्टली उसमें ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, या फिर हमारे पास फर्मेंटेशन रिएक्शन है जिससे अल्कोहल बनती है। अगर हम लोगों ने स्पीड को कैलकुलेट करना है तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड पर यूनिट टाइम या टाइम टेकन। अब यहाँ इस तरह से हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना ही क्यों है? जैसे आपने मेडिसिन देखी होंगी, मेडिसिन में एक्सपायरी डेट लिखी होती है। मेडिसिन के ऊपर मेंशन होता है कि इतने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगी। या आप क्रीम्स को देख लें, लोशंस को देख लें, अपने इर्द गिर्द बहुत सारी आप बिस्किट्स देख लें, लेज देख लें, ठीक है, डिफरेंट चिप्स देख लें, उस पर मेंशन होता है कि इतनी टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है ना, वो हमें उस एक्सपायरी डेट के बारे में बताता है। किसी भी चीज में रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता, उसमें रिएक्शन हो रहा है। अब जो आप मेडिसिन देखते हैं तो मेडिसिन में बहुत सारे सॉल्ट्स को हमने कंबाइन करके एक मेडिसिन की शक्ल दी होती है। अब अगर आप सिर्फ पैरासीटामोल देख लेना तो उसमें इतना एस्प्रिन के अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और भी होते हैं। तो उस जो छोटी सी मेडिसिन है, उस मेडिसिन में कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन हो रहा है। अब क्या है कि 1 ईयर के बाद इसका रिएक्शन जो है वो पॉइजनस हो जाएगा। तो इस 1 ईयर के बाद हम कहते हैं कि अब हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो वो हमें कौन बताता है? वो हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो इंडस्ट्रीज वाले हैं वो स्पीड ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद वो उस पर मेंशन कर देते हैं कि इतने अरसे के बाद ये मेडिसिन एक्सपायर हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन का सबको कहते हैं कि ये किसी भी इंडस्ट्री का मेन पिलर है। जब तक हमें स्पीड के बारे में नहीं पता रिएक्शन की, तब तक हम लोग कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्पीड ऑफ रिएक्शन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड ओवर टाइम टेकन। अब यहाँ पर रिएक्टेंट्स की जगह हम प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, हम यहाँ रिएक्टेंट यूज लिख रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम या टाइम टेकन। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस। हमने पहला ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स। क्या रिएक्टेंट्स बना लेते हैं? मर्जी है, जो मर्जी बना लें, ठीक है। अब हम जो बना रहे हैं वो क्या है? रिएक्टेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हम रिएक्टेंट्स के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बनाएं, तो हम लोगों ने जो ग्राफ बनाना है वो किस तरह बनाना है? यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिखेंगे। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं और कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये कंसंट्रेशन हो गया y एक्सिस पर, और यहाँ पर x एक्सिस पे हमारे पास टाइम आ गया। हमारे पास रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये देखें इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा रिएक्टेंट्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। के रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास डिक्रीज होंगे
और जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से होंगे, प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ये विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट है और वो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट था। अब ये हमारे पास है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। तो बात यही रहेगी, मतलब इसका कॉन्सेप्ट आपका यही है कि यहाँ पर हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, और जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास जो रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है वो डिक्रीजिंग होगा और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। हमने रिएक्शन को जब स्टार्ट करना है, ठीक है, रिएक्शन को हमने स्टार्ट करना है, तो रिएक्शन स्टार्ट किस तरह से होगा? रिएक्शन दो तरह से स्टार्ट होगा, या तो कोलेजन्स होंगी उसमें, या हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे पास टू टाइप की थ्योरीज हैं, एक को कहते हैं हम कोलेजन थ्योरी, सेकंड वन को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेशन थ्योरी। ये दो तरह की थ्योरीज है हमारे पास, कोलेजन और एक्टिवेशन। तो कोलेजन के अकॉर्डिंग ये होता है कि मॉलिक्यूल्स ने आपस में कोलाइड करना है और उन्होंने प्रोडक्ट में चेंज होना है। और जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें ऐसा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? सपोज आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, आपने उससे दीवार से, आप सपोज कर लें आपके पास कोई सामने दीवार नजर आ रही है, आपने उस दीवार से उसे बाहर फेंकना है, ठीक है, या उस दीवार की दूसरी साइड पे आपने उस फुटबॉल को फेंकना है। अब आपने किस तरह फेंकना है? आपने उसे बाउंस करना है। अगर उस फुटबॉल की बाउंसिंग पावर, अगर वो फुटबॉल फॉर एग्जांपल बना हुआ है मेटल का या बहुत हैवी फुटबॉल है, तो वो बाउंसिंग पावर उसकी इतनी है ही नहीं, आप उसे दीवार से पार नहीं फेंक सकते। लेकिन अगर फुटबॉल, जो असल में फुटबॉल हमारे पास पॉलीमर का बना होता है, जो जौन सा असल फुटबॉल होता है, अगर उस फुटबॉल को हम लोग दीवार के पास फेंकने की ट्राई करें, उसे बाउंस करें, तो वो बाहर आराम से चला जाएगा, ठीक है। और जो दीवार है वो हमारे पास रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जब तक बाउंसिंग पावर दीवार के बराबर नहीं हो जाएगी, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। मॉलिक्यूल जो है, जिसे मैंने बॉल कहा है, बॉल दूसरी साइड पर नहीं जाएगी, बॉल वहीं पर रहेगी। तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब रिएक्शन में कोलेजन्स होंगी या उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल होगी जो हमारे पास रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के। कोलेजन्स भी सारी कोलेजन्स, बहुत सारी कोलेजन्स हो रही हैं, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक इफेक्टिव कोलेजन्स नहीं होंगी। दूसरी चीज क्या है? अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी के कंपेरेबल नहीं है, लेस है, तो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, रिएक्शन कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है जब रिएक्शन को स्टार्ट करनी है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी भी रिएक्शन पे, स्पीड ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। पहले आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन क्या होती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। अब जैसे एक ग्लास में आपने 1 चम्मच सॉल्ट ऐड कर दिया, अब आपके पास वो ओवरऑल जो पानी है वो इस टाइम सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, दोनों, एक सॉल्यूट था एक सॉल्वेंट था। अगर हम लोग, सॉल्यूट क्या था? सॉल्ट हमारे पास सॉल्यूट था और वाटर जो है वो सॉल्वेंट था। हमने दूसरा ग्लास लिया, उसमें हमने 4 स्पून ऐड कर दिए सॉल्ट के। उसके बाद हमने थर्ड वाला ग्लास लिया, उसमें हमने 10 स्पून ऐड कर दिए सॉल्ट के। अब पहला सॉल्यूशन, सेकंड और थर्ड, 3 सॉल्यूशन बन गए। मोर कंसंट्रेटेड कौन सा होगा? जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगी, मतलब कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? जिसमें सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा थी। तो थर्ड वाला जो ग्लास है वो मोर कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब है उसकी कंसंट्रेशन हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि उसमें सॉल्यूट की अमाउंट हाई थी। तो इस तरह को हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का स्पीड ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है? जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रिएक्टेंट जो हैं वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गए। थर्ड वाला सॉल्यूशन मैंने आपको बताया 1 2 3,
थर्ड वाला सॉल्यूशन जिसमें 10 स्पून सॉल्ट के हैं वो मोर कंसंट्रेटेड होगा, और जो फर्स्ट वाला है वो डाइल्यूटेड है। हम डाइल्यूट को और ज्यादा भी डाइल्यूट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि हम उसमें और पानी ऐड कर दें, वो डाइल्यूट हो जाएगा। एक गिलास पानी को मैंने जग में डाल दिया, वो जिसमें 1 स्पून हमारे पास सॉल्ट था, उसे मैंने एक जग में डाल दिया और उसमें 2 गिलास पानी और डाल दिया, तो अब वो वाला हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो गया। अब यहाँ पर जो थर्ड वन था, तो जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट है सॉल्यूट की, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, इसका मतलब है कि पार्टिकल्स भी ज्यादा हो गए, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में पार्टिकल ज्यादा हो गए। सॉल्ट, हमने सॉल्ट की बात की ना, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत सारे हो जाएंगे। एक हमारे पास पूरा सिस्टम है जिसमें ज्यादा इफेक्टिव कोलेजन्स हो रही हैं, इसका मतलब है वो रिएक्शन भी स्पीड अप होगा, मतलब रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, वो फास्ट रिएक्शन होगा। और अगर इस तरह से है, अगर हम पीछे देखें कि हमारे पास लास्ट वाला इफेक्टिव कोलेजन नहीं हो रही, कम इफेक्टिव कोलेजन है, तो रिएक्शन स्लो होगा। अब कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, जैसे हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गए, ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, पार्टिकल्स की जो हमारे पास अमाउंट थी वो ज्यादा हो गई एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में। अब जब पार्टिकल ज्यादा हो गए, अब आप देखिए एक रूम में बहुत सारे लोग होंगे तो वो आपस में कोलाइड ज्यादा करेंगे, और अगर कम लोग होंगे तो उनमें आपस में कोलिजन भी कम होगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा रश वाली जगह होती है, वहां पर लोग आपस में बहुत ज्यादा टकरा रहे होते हैं, लेकिन अगर कहीं पर पुरसकून सी जगह है, वहां पे रश नहीं है, तो लोग आराम से चल के जा रहे हैं। तो जहां पर ज्यादा पार्टिकल्स होंगे वहां पर कोलिजन भी ज्यादा होगी। अब पार्टिकल जो है वो एक के साथ कोलाइड करेगा, फिर दूसरे के साथ भी कोलाइड करेगा, इस तरह से उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और ओवरऑल जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। तो जैसे ही, अब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने कंसंट्रेशन इंक्रीज की, पार्टिकल ज्यादा हो गए और उनकी कोलिजन भी ज्यादा होगी, इफेक्टिव कोलिजन मोर होगी, रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। सेकंड हमारे पास है फैक्टर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर किस तरह से इफेक्ट करता है, प्रेशर जो हमने कंसंट्रेशन देखी थी वो हमने लिक्विड्स के केस में देखी थी, अगर हम प्रेशर देखें तो ये गैसेस के केस में होता है, ठीक है, गैसेस के केस में अब ये सिमिलर होता है कंसंट्रेशन से ही। अब हम लोग किस तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं, ये देखिए हमारे पास एक गिवन वॉल्यूम है, इसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड से ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इतने डिस्टेंस पे नहीं होंगे, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत डिस्टेंस पर होते हैं। हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, इसमें मैंने एक, ये देखिए मैंने इसके ऊपर कोई लीड रख दी है, ठीक है, ये यहाँ पर था, या मैंने इस पे कोई भी हैवी चीज रख दी है, तो इसका जो ये ऊपर वाला सरफेस थी ये नीचे चली गई है, यहाँ पर चली गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत डिस्टेंस पे थे अब वो क्लोजर हो गए, ये सारे ये रहेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स उतने ही रहेंगे, लेकिन ये क्लोज हो गए। जब हमने देखा कि वो क्लोज हो गए हैं, इसका मतलब है उनमें कोलिजन ज्यादा होंगी। किसी भी गैस के सिलेंडर के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर ज्यादा रख दिया तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए हैं। अब कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, वो डिस्टेंस उनका कम हो गया और वो आपस में कोलाइड होना स्टार्ट हो गए, उनमें कोलिजन ज्यादा होना स्टार्ट हो गई, स्पीड ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन ग्रेटर होगा। तो इस तरह से जब हम लो प्रेशर की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, और जब हम हाई प्रेशर की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाए किसी भी जगह पर या किसी भी रिएक्शन में तो वो फिर डेंजरस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रेशर बहुत बिल्डअप हो जाता है, तो उसके लिए वहाँ पर वो मॉडरेटर्स रखते हैं ताकि प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप ना हो, वहाँ से प्रेशर को वो निकालते रहें, प्रेशर को कम करते रहें, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर खुद ब खुद जनरेट होता रहता है। इसी तरह से और बहुत सारी हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो उन्होंने मॉडरेटर्स रखे होते हैं प्रेशर के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर एक रिएक्टेंट है, अब ये सॉलिड के केस की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने जो कंसंट्रेशन देखी थी वो लिक्विड के केस में देखी थी,
प्रेशर देखा था, वो हमने गैस के केस में देखा था। अब हम लोग सरफेस एरिया या पार्टिकल साइज पहले देख लेते हैं। पार्टिकल साइज जो है वो हम लोग देख रहे हैं सॉलिड के केस। तो पार्टिकल साइज का रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है? जैसे हम पार्टिकल साइज को डिक्रीज करते हैं, पार्टिकल साइज को हम डिक्रीज करेंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। वो कैसे? आपने कोल देखा होगा, सपोज करें आप ये कोयला है, कोल है, आपने इसको ग्राइंड कर लिया, ठीक है, ग्राइंडर में डाल के आप ग्राइंड करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाएगा। अब इसका पार्टिकल साइज छोटा हो गया लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ? आपने जब ये वाला कोल आप एक प्लेट में रखें, इसका सरफेस एरिया एक प्लेट जितना है, ये सरफेस एरिया है, और लेकिन पार्टिकल साइज कितना है? पार्टिकल साइज इसका लार्जर है, ग्रेटर है। अब आपने जब इसको ग्राइंड कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, तो ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके हम इसे पूरे रूम में स्प्रेड कर सकते हैं। मतलब इसका पार्टिकल साइज हम नैनो साइज कर दें और पार्टिकल साइज डिक्रीज हो गया लेकिन इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। इसे पूरे रूम में कहीं कहीं भी स्प्रेड करेंगे, ये रूम में बहुत सारी जगह ले लेगा। लेकिन जब ये इस तरह से था, बड़ा पार्टिकल साइज था, तो वो सिर्फ थोड़ी सी जगह पे आया था। सरफेस एरिया जब हमारे पास लार्जर हो जाता है, मतलब पार्टिकल साइज कम है, सरफेस एरिया ग्रेटर है, तो क्या होगा कि रिएक्टिंग जो रिएक्शन है वो उसमें ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी। क्यों होंगी? क्यों? उनकी अरेंजमेंट देखी होगी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स की पैकिंग बहुत ही क्लोज होती है, तो जब हम उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर कोलिजन्स भी इफेक्टिव स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर पार्टिकल साइज को डिक्रीज करने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया और स्पीड ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो गई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से का स्पीड ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा? अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करें, पार्टिकल जो हैं वो स्पीड अप हो जाते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है। जब वो एनर्जी आ जाती है तो हमारे पास क्या होता है? ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि जब हमने किसी चीज़ को ख़राब होने से बचाना होता है, फ्रूट है या कोई भी हमारे पास ऐसा रात का खाना बचा हुआ है, या हम उसे फ्रिज में रख दें, उसे अगर मौसम बाहर गर्म है उसे फ्रिज में क्यों रख देते हैं? क्योंकि स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने के लिए। जो खाना खराब होता है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन की वजह से होता है, क्योंकि उसमें रिएक्शन हो रहा है और वो खाना एक टाइम के बाद खराब हो जाता है। तो वहां पर जब हमने फ्रिज में रख दिया तो उसमें जो रिएक्शन की स्पीड है वो स्लो हो गई। आहिस्ता आहिस्ता जिस रिएक्शन में 1 घंटे में होना था, अब वो रिएक्शन तकरीबन 1 दिन में होगा। इतना स्लो हो जाता है जैसे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। पे रिएक्शन के एंड पे उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो वही रहती है जो स्टार्ट में थी। फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है लेकिन केमिकल कंपोजिशन उसकी चेंज नहीं होगी। आपको शॉर्टकट पाथवे बताता है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए। तो ये कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है।